जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है संवाद विशेष। जी हाँ दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके और हमारे संवाद का एक नया सेतु है। यहाँ हम रोजमर्रा के मुद्दे, अनकही कहानियां, दिलचस्प अनुभव और आपकी पसंदीदा विषयों पर एक किसी खास शख्सियत से चर्चा करेंगे। संवाद विशेष सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपके विचारों को आवाज देने का मंच। चाहिए अपनी राय, अपने अनुभव और अपनी कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से अपनी बातें भेज सकते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज ही इस कार्यक्रम की जान है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं संवाद का यह खास सफर, सिर्फ और सिर्फ संवाद विशेष पर। हर रविवार प्रातः 8:45 पर आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 के साथ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया। मैं आपका दोस्त और होस्ट पंकज गुप्ता। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद विशेष में विशेष मेहमान हैं हमारे साथ सैयद अख्तर हुसैन, जो कि उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका पहले स्वागत करेंगे। सैयद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, प्रश्न से पहले एक बात आती है, ग्लैमर की दुनिया है और बहुत से युवा मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये कि आपने कहाँ से शुरुआत किया, कैसे आपके जहन में आया कि हमको मीडिया में जाना है और पत्रकार बनना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में, इससे पूर्व भी ग्लैमर इंडस्ट्री में ही था, लेकिन मैं कैसे गया हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया था और मैं लखनऊ का होटल, उस वक्त एक ही 5 स्टार होटल हुआ करता था, क्लास हाउस, उसमें मैं जॉब करता था और मैं फ्रंट ऑफिस में था। और आप समझ सकते हैं वाइट कॉलर जॉब होती है और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स और जितने बिजनेस क्लास के लोग हैं उनसे मेरी मुलाकातें होती थी। उसी दौरान मैंने अपने कोर्स को अपग्रेड करने के लिए, चूंकि मैं फ्रंट ऑफिस में था, तो जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं फ्रंट ऑफिस में सीधा इंटरेक्शन होता है जो गेस्ट होते हैं आने वाले उनसे। उसी वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुझे पता चला कि एक कोर्स होता है जिसका नाम है डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया। तो इत्तेफाक से वो उसी डिपार्टमेंट में चलता था जहाँ पर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के कोर्सेज का कोर्स भी चलता था। मास्टर्स था, मेरा ग्रेजुएशन था ही, मैं साइंस ग्रेजुएट था। मैंने वो डिप्लोमा किया और उसके बाद वहाँ से ही बस मुझे कुछ अच्छा सा लगने लगा और वो इस इंडस्ट्री से मैं ऊब सा भी गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ होटल इंडस्ट्री में भले आपको बहुत चमकता हुआ व्यक्ति वहाँ पे काम करने वाला दिखे, लेकिन वो हाईली पेड रामू शामू जैसा ही होता है। उसकी आप बहुत हम्बल पोलाइट, नीचे आंख नीचे करके ऐसे करके आप होटल इंडस्ट्री में रहते हैं, भले आप जीएम हो जाए तो भी। तो मुझे लगा कि अगर सर उठा करके कोई जीने वाली जॉब है और जिसमें ग्लैमर भी है। वैसे तो अगर मैं सिविल में जाता तो भी वहां पर था, पर एकदम ना बंद करके ऐसा मैंने जो पढ़ा था, तो वो मुझे लगा कि जर्नलिज्म है। और तैयारी करके, और मेरा जब लिस्ट उसकी निकली मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, तो मेरा उसमें नाम था और मुझे एडमिशन मिला और फिर मैंने 2 साल मास्टर्स किया इसमें। और इसके करने के बाद पहले मैं 1-2 साल मीडिया इंडस्ट्री में रहा, मीडिया इंडस्ट्री की प्रिंट मीडिया में मैं रहा। मैं उर्दू टाइम्स मुंबई में उसी दौरान मैंने ज्वाइन किया था। इस सिलसिले से मुंबई मेरा बहुत आना जाना होता था। वहाँ भी मुझे लगा कि ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है, तो वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके लिए वहाँ भी मैं ट्राई करता था। जब भी मैं उर्दू टाइम्स के काम से मैं जाता था मुंबई, तो वहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ट्राई करता था। और फिर मेरी किस्मत से मुझे 2007 में ब्रेक दिया ईटीवी ने, रामोजी राव साहब की इंडस्ट्री ने, और फिर इस तरह से मैं मीडिया इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया।
ईटीवी तो बहुत बड़ा ब्रांड रहा उस समय का, तो कैसा लग रहा था कि इतने बड़े ब्रांड में आप काम कर रहे हैं? कुछ चुनौतियां भी रही होंगी। नो डाउट, बहुत बड़ा ब्रांड है। और रामोजी राव साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आइकन बन चुके थे उस वक्त। और जो लोग रामोजी फिल्म सिटी गए हुए हैं वो जानते हैं कि क्या विजन रहा है रामोजी राव साहब का। अभी उनकी डेथ हो गई है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति, हम ईटीवीएंस के लिए। हम लोग ईटीवीएंस, जो ईटीवी में होता है वो ईटीवीएंस कहलाते हैं। तो एक बारी जब आप रामोजी फिल्म सिटी के गेट में ही जब आप एंटर होते हैं तो उसी वक्त आपको नर्वसनेस शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो वो वहाँ नहीं रहा, वो अंबानी को चला गया है और अब न्यूज़ 18 हो गया है वो। लेकिन जब ईटीवी था, जो हिंदी के चैनल्स हैं, तो जब वहाँ पे जाते थे तो इतना आपको प्यार वहां पर मिलता है जो काम करने वाले, चूंकि हिंदी भाषी लोग होते हैं, आंध्रा में जाकर के रहते थे और जब आते थे हिंदी भाषी लोग, तो जाहिर है कि कोई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहीं के लोग होते थे, तो उनका वेलकम बहुत अच्छे से करते थे और वो बूस्टअप हो जाता था। वो जो गेट पे घुसने का नर्वसनेस होता था वो फ्लोर पे पहुंच करके और वो बूस्टअप हो चुका होता था। और वहाँ पे काम करने का जो सीनियर्स होते थे वो एक अलग इंडस्ट्री है, अलग कंपनी। रामोजी राव साहब की जो कंपनी है वो अलग है। वो जो नोएडा वाले चैनल्स हैं और जो ईटीवी रामोजी राव साहब का है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। और इस तरह मैं हैदराबाद में काम करते हुए पूरी तरह से चूंकि मेरा बूस्टअप हो चुका था, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग के लिए हुआ था, तो बस 3 महीने की मुझे वहां पर रोका गया सब कुछ समझने के लिए। और फिर मुझे एज ए झांसी ब्यूरो चीफ वापस भेज दिया गया और मैं झांसी में आकर के मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंडिपेंडेंटली मैं आकर इंचार्ज बना, जिसके अंडर में खुद होते थे, यहाँ पे रिपोर्टर्स होते थे, स्ट्रिंगर्स होते थे और सारे जिलों को उसे ही ऑर्गेनाइज करना होता था। ये हमारा सिस्टम था, पूरे मंडल को उसी को देखना होता था। इस हैसियत से मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला ब्रेक रहा है। काफी एक्सपीरियंस रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कहते हैं एक सैनिक और एक पत्रकार दोनों के काम में एक्सक्यूज वर्ड नहीं है, तो कोई ऐसी घटना बताइए अपने जीवन में कि जो आपसे घटित हुई हो और उसने आपको जो है एक नई प्रेरणा दी हो पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल, चूंकि मेरी शुरुआत बुंदेलखंड 2007 का बुंदेलखंड और आज जो 2024 का बुंदेलखंड है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत फर्क हो चुका है। सरकारों ने बहुत किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ भाजपा सरकार ने किया, वहाँ बसपा सरकार ने भी बहुत किया वहाँ के लिए, वहाँ की सपा सरकार ने भी बहुत किया और अब योगी और मोदी दोनों सरकारें बहुत ज्यादा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मैंने 2007 का बुंदेलखंड देखा था, तो जब आप झांसी में होते हैं, अगर उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड की बात करें, क्योंकि बुंदेलखंड के जो 27 जिले हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बटे हुए हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड की अगर बात करूं, तो जब आप झांसी में होते हैं तो आपको ठीक ठीक लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा उधर बरुआ सागर क्रॉस कीजिए या फिर झांसी में उधर मोरानीपुर पहुंचिए या एरच की तरफ पहुंचिए, तो आप देखिए कि पानी के लिए वहां पर इतनी मारामारी हुआ करती थी कि एक कहावत है वहां के लिए, बुंदेलखंड के लिए, खसम मर जाए गगरी न फूटे। अब आप सोचिए वहां पर पानी जो है वो पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी होता है। तो आपने चूंकि घटना पूछा है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो पानी की जब ये हालत, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो यहाँ रायबरेली का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ टचवुड, मेरे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, स्टेटा बहुत अच्छा है, कुछ जगह फ्लोराइड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज हमारा पानी भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि बुंदेलखंड में पानी की ये स्थिति होगी। तो उसी दौरान खबरें करते करते वो मेरे जहन में बैठ गया था, वो कहावत भी मेरे जहन में बैठ गई थी और मैंने ये देखा था कि गर्मी आते ही पानी के लिए हत्याएं शुरू हो जाती, पानी के लिए हत्याएं होती हैं वहां पर, इतनी पानी की प्रॉब्लम। 18-18, 20-20 किलोमीटर से महिलाएं सर पे गगरा लाद करके आती हैं। तो एक ऑफिसर थे, वो नाबार्ड के बुंदेलखंड में उस वक्त वहां पे कैंप कर रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई और जो कुछ नेशन को दे सकने का जिस सपने को लेकर के मैं आया था, वो तब पूरा हुआ जब मैं उन नाबार्ड के ऑफिसर को ऐसी ऐसी जगह लेकर गया और दिखाया मैंने कि यहाँ से उस पॉइंट से 18 किलोमीटर दूर महिला पानी लेने जाती, इस पॉइंट से 14 किलोमीटर पानी लेने जाती है। तो आप विश्वास मानिए कि मैंने जिन जिन उन नाबार्ड के ऑफिसर को प्लेसेस दिखाए, वहां वहां उन्होंने डैम बनवा करके और पानी की वो दूरी 0 कर दी। तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया होगा लोगों के लिए। जी।
अच्छा, एक चीज आज जो लोग युवा हैं वो पढ़ के निकलते हैं तो उनको अगर लगता है कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएं, मीडिया की जगत में जाएं, तो आपकी नज़र में कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं? देखिए, आपके इस रेडियो के माध्यम से मैं युवाओं को भ्रमित ना हो और कंफ्यूज ना हो, इसलिए शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बुरा लग जाए, पर अगर लगे तो लगे, मैं युवाओं की खातिर ये उनके बुरा मान लेने के उसको भी झेलने को तैयार हूं कि युवाओं से मैं कहूंगा कि अगर उन्हें जर्नलिज्म में जाना है, अगर कोई कह रहा है कि ये कैरियर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल गलत कह रहा है, बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन प्लीज अगर कोई जा रहा है मेरा युवा, तो वो IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की तैयारी करे और अपनी पढ़ाई की शुरुआत वहां से करे, तब उसे जो ओपनिंग मिलेगी तो वो सच में जिन लोगों को देखता है स्क्रीन पर वैसा बन जाएगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले का जब आपने ज्वाइन किया होगा इतने सालों पहले, उस समय का मीडिया जगत आज की मीडिया जगत में क्या कोई अंतर महसूस होता है आपको? नहीं, कोई अंतर नहीं है। बड़ी इस बात को बहुत कहा जाता है कि आज मीडिया जो है वो सरकार की बातें करता है, आज ये कहा जाता है कि मीडिया पर कंट्रोलिंग है। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और कंट्रोलिंग का तरीका दूसरा था। कंट्रोलिंग तब भी थी, 77 में भी कंट्रोलिंग थी, आज भी कंट्रोलिंग है। और अगर आप सरकार नेक नियति से काम कर रही है और अगर आप उसमें उसको ऐब निकालते रहेंगे उसमें, तो जाहिर है उसके खिलाफ आपको कार्रवाई आज भी होती है और 77 में भी कार्रवाई होती थी। तो ये बिल्कुल गलत है कि आज कार्रवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, आज कंट्रोलिंग ज़्यादा है। ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बल्कि आज तो उन बेचारों के हाथ में, यानी उन बेचारी शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ सरकार के लिए, कि चूंकि आज सोशल मीडिया और गूगल का दौर है, आज इस ज़माने में वो अगर चाहे मीडिया को कंट्रोल करना तो भी नहीं कर सकती, उसके बाद भी सरकारें जवाब देती, चाहे वो जिस स्टेट की हो। मैं सिर्फ भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की भी सरकारें हैं, दूसरी सरकारें भी हैं, उनके लिए आज ज़्यादा मुश्किल है और कहीं कंट्रोलिंग नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो आज भी आपके लिए उतने प्राउड का कैरियर है ये। आप इतने बड़े पोस्ट पर थे ETV में उस समय, आज लेकिन आप जिले में आ गए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गए, कारण क्या था? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक उम्र होती है, दरअसल हम लोग ETVians हैं। ETV, जो भी हमारा ETV में काम किया हुआ सुन रहा होगा वो जानता होगा, हम लोगों की जो स्कूलिंग ETV की रही, यानी ETV में पहले आपने 20 साल पढ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपने ETV में जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उस दिन से उसको स्कूल मानते हैं। तो हमारे यहाँ स्कूलिंग रामोजी राव साहब का 2 बेसिक फंडा थे कि खबर में लेट हो जाना, जैसे और चैनलों का सबसे तेज का कॉन्सेप्ट रहता है, रामोजी राव साहब का तेज का कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा है। उनका सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे सही का कॉन्सेप्ट रहा है। और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट रहा है रामोजी राव साहब का कि ऐसा ना हो कि हम खबर दिखाने के लिए खबर से तो सनसनी बना लें, कहीं इसके पीछे राष्ट्र का कोई नुकसान ना हो। तो ये राष्ट्रवाद, आज राष्ट्रवाद की बहुत बात हो रही है, लेकिन हम लोग राष्ट्रवाद उस दिन से सीख लेते हैं जिस दिन से रामोजी राव साहब के यहाँ ETV में भर्ती होते हैं। तो आपका सवाल क्या था आपका सवाल? कि आप इतनी बड़ी पोस्ट में थे और वापस आप जिले में आ गए। हाँ। तो दरअसल ये मैंने जो इतनी बातें बताई वो इसलिए मैंने आपको बताई कि हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। अगर यूं मुझे दूसरे चैनल्स की तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि रिपोर्ट गलत चली गई, कोई बात नहीं है, राष्ट्र का नुकसान हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, तो लेकिन हम लोगों के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं और उस जिम्मेदारी के लिए आपको सारी ताकत चाहिए। आपको फिजिकल ताकत चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझे लगा कि अब वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपना एक रिटायरल प्लान बनाया। आमतौर से रिटायर 60 इयर्स पे होता है, लेकिन ETV या न्यूज़ 18 फिर बाद में तो हो गया था, लेकिन ETV जैसे चैनल के लिए, चूंकि मैं न्यूज़ 18 जब हुआ ट्रांजिशनल पीरियड था तो मैं न्यूज़ 18 में भी रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो रिटायरल प्लान जो 60 इयर्स पे होता है वो हमें मजबूरन 50 इयर्स पे लेना पड़ा और मैं वापस आकर के लौट गया और एक बड़े मीडिया संस्थान के साथ अब मैं रायबरेली में जुड़ा हुआ हूं एज ए डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट। अभी आप जी में हैं? मैं अभी जी के लिए रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट। आगे का क्या प्लान है आपका?
कुछ नहीं, मैं बस आप जैसे लोगों के माध्यम से मैं मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मैं उनको अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत कराना चाहता हूं। और चूंकि मैंने अपना जब रिटायरल प्लान तय किया था तो मैंने शिक्षा जगत में कदम रखा था, जिसमें मैं बहुत छोटी सी, मैं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैं अभी ये एल्गी या फंगाई जितना बड़ा होता है उतने बड़े के स्टेज पर हूं। मैं बहुत छोटा हूं, अभी टीनी कह सकते हैं, वहां पर हूं। लेकिन मेरा इरादा यह है कि उस शिक्षा जगत में मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊं। और आप विश्वास मान लीजिए कि वहां भी मेरा उद्देश्य खुद को करोड़पति अरबपति बनाने का नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो राष्ट्र के लिए निकल करके और कुछ कर सके। एक आखिरी सवाल, आपके बहुत से जो है शिष्य आपको सुन रहे होंगे जिनको आपने सिखाया, आपके कलम से बहुत से अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, तो आपका सबसे अच्छा शिष्य कौन सा रहा? मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मैं सच बताऊं तो मैं बरेली में रहा हूं, मैं पहले झांसी में रहा हूं तो 7 से 8 मेरे शिष्य रहे हैं, फिर बरेली में रहा हूं तो 6 से 7 रहे हैं। तो इस तरह से मेरे इतने हैं और अभी भी सब वर्किंग है। और टचवुड मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि वो सब अब बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। तो मैं किसी एक का अगर नाम लूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, लेकिन कुछ हमारे ऐसे आज भी शिष्य हैं जिनका आप नाम सुनते होंगे, और मैं आपके फोरम पे तो उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरों को बुरा लग सकता है। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आज वो बहुत बड़े बड़े नाम बन चुके हैं। लेकिन आज भी अगर आप उनसे बात करेंगे, बहुत कुरेदेंगे, तो वो यही कहेंगे कि ये जो दीक्षा मिली है मुझे, वो रामोजी राव साहब का तो जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर तो काम किया ही, लेकिन ये जो दीक्षा मिली है वो अख्तर सर की है, ये आप सुन लेंगे। तो आप सुन रहे थे हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान सैयद अख्तर हुसैन, जिन्होंने बताया कि मीडिया जगत में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने साथ साथ समाज का और राष्ट्र का भी भला कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त पंकज गुप्ता फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 FM में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। यदि आप भी रायबरेली जिले के रेडियो स्टेशन 90.4 FM रेडियो RBL इंडिया में अपने संस्थान या व्यवसाय हेतु विज्ञापन करवाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर 9616542695 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो RBL इंडिया 90.4 FM। मैं हूं आरजे सहर्ष। आप हमारे सभी कार्यक्रम हमारे ऐप रेडियो RBL इंडिया 90.4 FM पर भी सुन सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो प्लीज डाउनलोड रेडियो RBL इंडिया 90.4 FM।